गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं सीए इंटर के रिवीजन लेक्चर्स। आज से हम पूरा सीए इंटर रिवाइज करने वाले हैं। मैं इन वीडियोज़ में आपको सिर्फ रिवीजन करवाऊंगा और आपके लिए क्वेश्चंस की वीडियो मैं अलग से लेके आने वाला हूं। तो चलिए अपन सब फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। अपने सीए इंटर में टोटली अपन को 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अपन को 12 चैप्टर्स पढ़ना है। 13वां चैप्टर जो रिवीजन चैप्टर है एक तरीके से टीडीएस का, तो वो एक तरीके से अपन टीडीएस कवर करेंगे तो वो भी कवर हो जाएगा। तो अपन को 12 चैप्टर्स पढ़ने रहेंगे। तो वन बाय वन करके अपन सारे चैप्टर्स को अपन क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं अपनी कहानी को। फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट्स। अपन इसमें बेसिक बातें करेंगे, सारी बेसिक वाले इसमें अपन करने वाले हैं। तो इसमें आपको वो चीज़ें बताऊंगा चैप्टर में से जो आपको एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, जो एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, जो सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पज़ के लिए मैंने नोट्स में दे रखी है, वो अपन इन रिवीजन लेक्चर्स में कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट भी नहीं रहेंगे। अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन लेक्चर्स को देखते हैं तो आपके लिए वो रिलेवेंट नहीं होंगे। चलिए सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट में बात करते हैं कि गवर्नमेंट के पास टैक्स लेवी करने का पावर कहाँ से आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल 265, वो बोलता है कि आप टैक्स नहीं लगा सकते, कोई भी पर्सन टैक्स नहीं लगा सकता जब तक कि उसके अगेंस्ट में लॉ ना बनाओ, उसके लिए लॉ ना बनाओ। जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक आप टैक्स नहीं लगा सकते। तो एक आर्टिकल है 246, जो 246 का में 7th शेड्यूल दे रखा है। 7th शेड्यूल दे रखा है। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, उसमें से 7th वाला शेड्यूल है जो अपने आर्टिकल 246 में दे रखा है। उसमें 3 लिस्ट दे रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अपन वो बात करेंगे जहाँ इनकम टैक्स लेवी करने का पावर दे रखा है। तो आर्टिकल नंबर 246 के 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट में इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स लगा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो टैक्स लगा सकती है या एक तरीके से लॉ बना सकती है इन मुद्दों पे। तो उसमें एंट्री नंबर 82 है, इसमें लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो इनकम पे टैक्स लगा सकती है, यानी कि इनकम टैक्स लगा सकती है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी कोई भी इनकम पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स लगा सकती है। ये अपने आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल के यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 में लिखा है। देखो कहाँ लिखा है, आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 में लिखा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनकम पे टैक्स लगा सकती है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। सर तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कौन लगा सकता है? एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, यहाँ सेंट्रल नहीं है, यहाँ स्टेट करना ना, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। ये एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट में लिखा है। ये स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 46 में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर चार्जिंग सेक्शन का। चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 4 है इनकम टैक्स का। वो बोलता है इनकम टैक्स इज ए टैक्स। इनकम टैक्स एक टैक्स है जो लेवी आता है टोटल इनकम पे। टोटल इनकम पे लेवी होता है ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन की टोटल इनकम पे लेवी होता है इनकम टैक्स। तो सर ये पर्सन कौन होता है? पर्सन का डेफिनेशन देख लीजिए, सेक्शन 2 क्लोज 31। सेक्शन 2 क्लोज 31 में क्या लिखा है? पर्सन इंक्लूड्स पर्सन में किस किसको इंक्लूड किया गया है? इंडिविजुअल को किया गया है, एचयूएफ को किया है, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, इन सबको पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। इसका आपको एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इसका आपको एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक डेफिनेशन आता है सेक्शन 2 क्लोज 7 में एसएससी का। एसएससी का डेफिनेशन आता है। सर ये एसएससी कौन होता है? ऊपर ने अभी ऊपर डेफिनेशन बढ़ा पर्सन का, इसमें सबको इंक्लूड किया गया है। एसएससी कौन होता है? जो उन पर्सन में से इनकम टैक्स एक्ट में लाइबल है, चाहे टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, चाहे कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के लिए लाइबल है। मतलब उसके घर में कोई रेड हो गई और जो पहले कभी टैक्स भरता ही नहीं था, उसने कभी रिटर्न भरे ही नहीं, पर उसके घर में रेड हो गई है। अब इनकम टैक्स वाले उस पर एक प्रोसीडिंग चला रहे हैं कि भैया आपने जानबूझ के रिटर्न नहीं भरे, आप इनकम टैक्स के लिए लाइबल हैं। तो ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही है उसकी वजह से भी वो क्या बन जाएगा? एसएससी बन जाएगा। एसएससी का मतलब होता है जो इनकम टैक्स एक्ट में किसी भी वजह से लाइबल हो, चाहे रिटर्न भरने के लिए हो, चाहे टैक्स भरने के लिए हो, चाहे कोई अदर प्रोसीडिंग्स के लिए लाइबल है, वो एसएससी बन जाएगा। चलिए सर इनकम क्या होता है? सेक्शन 2 क्लोज 24 में लिखा है। देखो आपको इतना सा याद रखना है, इनकम मतलब जो भी आपको मिलता है इस साल में, आप जो भी कमाते हो वो सब आपका इनकम माना जाएगा। जो भी कमाते हो, जहाँ से भी कमाते हो, अगर आपने अपनी एसेट बेच के प्रॉफिट भी कमाया है तो वो भी आपका इनकम माना जाएगा। उस पर टैक्स कैसे होगा वो अपन आगे हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे, उस पर अपन देख लेंगे कैसे उनको क्लासीफाई किया जाता है और क्या उन पर टैक्स रेट रहती है। अब देखो एक टर्म आता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम, सेकंड इज डाइवर्जन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन ऑफ इनकम और डाइवर्जन ऑफ इनकम। सर व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम और व्हाट इज डाइवर्जन ऑफ इनकम? देखो आपके पास इनकम आ गया, आपके हाथ में पूरा पैसा आ गया इनकम का। फॉर एग्जांपल आप सैलरीड पर्सन हो, आप इनकम कमाते हो सैलरी से, आपका ₹1,00,000 महीने का सैलरी है, आपका ₹1,00,000 महीने का सैलरी है।
अब आप क्या करेंगे ना, आपके पास सैलरी आया 1,00,000 रुपये, और मैं एक ही केस को आपको दो भागों में बताऊंगा, जिसमें से एक एग्जांपल होगा एप्लीकेशन ऑफ इनकम का, सेकंड एग्जांपल होगा आपका डाइवर्जन ऑफ इनकम का। अब मेरी बात समझना, आपका क्या हो गया, डाइवर्स हो गया। आपका क्या हो गया, डाइवर्स हो गया। आप अपनी पत्नी से अलग रहने लग गए, आपने डाइवर्स के पेपर साइन कर दिए हैं। अब आपकी पत्नी से आपसे कुछ भी मांग नहीं की, वो चुपचाप आपको छोड़ के चली गई और आप भी अलग रहने लग गए। अब आप ₹1,00,000 महीना सैलरी कमाते हैं, आप क्या करते हैं ना, ₹1,00,000 सैलरी आया है, उसमें से 20,000 रुपये अपने मन से अपनी एक्स वाइफ को दे देते हैं कि भाई तू अपना मंथली एक्सपेंस चला सकती है। तो आपने क्या किया, अपने मन से 20,000 रुपये क्या किया, अपने वाइफ को दे दिया आपने। कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ, आपने अपने मन से 20,000 निकाल के वाइफ को दी 20,000 रुपये कि भाई तू अपना मंथली एक्सपेंस चला, तेरे को भी खर्चे होते होंगे। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। आप अपने मन से वॉलंटरली आपने क्या किया, पैसा ट्रांसफर किया है किसी को। इस पर 1,00,000 पे पूरा टैक्स आपके ऊपर लगेगा, मतलब ₹1,00,000 जो सैलरी आएगा उस पर पूरे पे आपको टैक्स पे करना है, ₹1,00,000 पे। अब समझना डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या होता है। अब क्या हुआ ना, आपका डाइवर्स हो गया, आपका ₹1,00,000 सैलरी था। अब कोर्ट ने बोला कि आपको अपनी वाइफ को पर मंथ 20,000 आपको एलिमनी देना पड़ेगा। उसको जो खर्चा होगा अपनी ज़िंदगी में, महीने में जो खर्चा होगा, उसके बदले में आपको हर महीने उनको 20,000 रुपये पे करना है। तो अब क्या है, लॉ का ऑब्लिगेशन आ गया, ये एक ऑब्लिगेशन आ गया आपके ऊपर कि आपको पे करना ही पड़ेगा। तब आपका इनकम होगा ₹1,00,000, उसमें से आप 20,000 कम कर देंगे जो आप डाइवर्ट कर रहे हो इनकम को ऑन द बिहाफ ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ लॉ ने आपको ऑब्लाइज किया कि आपको 20,000 रुपये देने ही पड़ेंगे। उसकी वजह से आपको ये 20,000 का खर्चा हो रहा है, तो आपका इनकम माना जाएगा 80,000 रुपये, और 80,000 पे आपका टैक्स लगने वाला है। तो ये होता है डाइवर्जन ऑफ इनकम, मतलब लॉ के ऑब्लिगेशन की वजह से आप पैसा किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं। इसमें भी ये मान सकते हैं आपकी वाइफ का और आपका डाइवर्स हो गया है, और कोर्ट ने बोला है कि आपको 20,000 रुपये पर मंथ देना ही पड़ेगा, तो ये आपका डाइवर्जन ऑफ इनकम का केस बन जाएगा। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियरिटी अच्छे से हो जाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब आपके बिजनेस में आप सेल्स कर रहे हैं, या फिर आप रेंट पे कर रहे हैं, डिविडेंड का इनकम हो रहा है, सैलरी पे कर रहे हैं, ये सब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपने कोई एसेट बेच दी, उससे प्रॉफिट कमा लिया आपने, आपके पास जमीन पड़ी थी, आपने बेच के उससे प्रॉफिट कमा लिया, ये आपके कैपिटल रिसिप्ट है। तो देखो रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, जब तक एग्जेम्पशन ना दे रखा हो तब तक वो ऑलवेज भी टैक्सेबल होगी, पर कैपिटल रिसिप्ट जब तक लिखा ना हो कि पर्टिकुलरली कि इनकम टैक्सेबल होगी, तभी वो टैक्सेबल होगी, अदरवाइज वो टैक्सेबल नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, व्हाट इज द प्रीवियस ईयर एंड व्हाट इज द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर मीन्स ईयर इन विच एक्चुअली इनकम यू अर्न। जिस साल में आप इनकम को एक्चुअली कमाते हैं, जिस साल में इनकम को आप एक्चुअली कमाते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। और जिस साल में उस इनकम जो कमाई है आपने प्रीवियस ईयर में, उसका रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं आप। जब रिटर्न फाइल करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। जिस साल में आप इनकम कमाते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल में उस इनकम का रिटर्न भरते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप मेरा एग्जाम्पल समझना, रमेश ने सैलरी कमाया 15 लाख का 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। तो इसने 24-25 में क्या किया, सैलरी को कमाया है, ये इसका प्रीवियस ईयर हो गया, ये इसका प्रीवियस ईयर हो गया। अब ये रिटर्न का फाइल करता है अपना 25 जुलाई 2025 को फाइल करता है, यानी 25 जुलाई 2025 कब आता है, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच में आता है, यानी कि 25-26 में आता है। तो ये इसके लिए होगा असेसमेंट ईयर, ये होगा इसके लिए असेसमेंट ईयर। तो मैंने आपका एक टेस्ट ऑफ नॉलेज के लिए एक क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको सोल्व करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका, चलिए एक बार अपन सोल्व ही कर लेते हैं ना। चिंटू ने बिजनेस से प्रॉफिट कमाया 1.5 लाख रुपए 1 मई 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक, और उसने सैलरी का इनकम कमाया 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा और असेसमेंट ईयर क्या होगा। देखो इसने इनकम कब कमाया, 2024 से लेकर 25 तक, यानी कि इसने इनकम कमाया है 1 मई से लेके 31 मार्च तक, मार्च 2025 तक। तो 2024-25 इसके लिए क्या होगा, ये होगा इसके लिए प्रीवियस ईयर, क्योंकि जिस साल में उसने इनकम को कमाया है और जिस साल में रिटर्न भरेगा, नहीं अगले साल रिटर्न भरेगा अपना, जुलाई से पहले अपना रिटर्न भरेगा, तो इसके लिए 25-26 2025 और 26 इसके लिए हो जाएगा असेसमेंट ईयर। आई होप यू क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेप्शंस की। देखो ये कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं कि आपको प्रीवियस ईयर में जो आपने इनकम कमाया है उसका टैक्स आपको प्रीवियस ईयर में ही पे करना पड़ेगा। तो ये कौन कौन से एक्सेप्शंस है, देखो शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में आता है, शिपिंग बिजनेस करता है, अपना जहाज इंडिया में लेके आता है, वहाँ से कुछ माल बेचता है, खरीदता है, जो भी करता है, वापस जहाज इंडिया से चला जाता है। तो अब ये तो पता नहीं है वापस कब आएगा, पता नहीं है ना, अभी आया है, अगली बार आए या ना आए, तो उसके लिए हम असेसमेंट ईयर का वेट नहीं कर सकते कि भाई अगले साल आएगा वो टैक्स पे करेगा, अपने रिटर्न इनकम फाइल करेगा। उससे अब से अपन क्या करेंगे कि भाई तूने अभी इनकम कमाया तो अभी ये काम कर, टैक्स पे कर दे, हम तेरे लिए अगले साल का वेट नहीं करेंगे। या कोई पर्सन है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, कोई पर्सन है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो भाई जाने से पहले टैक्स पे करके जा।
या कोई AOP BY आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है जो एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए फॉर्म हुई है, पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनी है, जैसे इवेंट कंप्लीट होता है तो आपको अपना टैक्स पे करना होता है। अगला, कोई बंदा लग रहा है कि अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है टैक्स को अवॉइड करने के लिए, वो लग रहा है कि भाई टैक्स को अवॉइड कर देगा, तो अभी तो अगले साल तक पता नहीं क्या कर देगा, तो क्या एक काम कर, अभी अपना टैक्स पे कर दे, अपना रिटर्न फाइल कर दे। या कोई बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो रहा है, क्या बिजनेस बंद ही हो रहा है भाई, तो अभी टैक्स पे कर दे अपना भाई। देखो ये वो केस हैं जिनमें प्रीवियस इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।